हाँ हाँ, सोचिए अगर हर फोन के लिए एक अलग बिल्कुल खास चार्जर की जरूरत पड़ती तो कितनी उलझन होती। हाँ वो तो है। आजकल तो खैर ज्यादातर USB-C पर आ गए हैं, कितनी राहत है। आज हम इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब EVs की दुनिया में ऐसी एक बेहद जरूरी चीज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास EV चार्जिंग मानक और अंतर संचालनीयता पर कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स है। तो आज का हमारा इरादा है इन स्रोतों से ये समझना कि कैसे चार्जिंग मानक मतलब स्टैंडर्ड्स और अंतर संचालनीयता, ये शब्द थोड़ा मुश्किल है, इंटरऑपरेबिलिटी, हाँ मतलब अलग अलग सिस्टम का एक साथ काम करना। हाँ बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य के लिए इतने अहम क्यों हैं, ताकि उन्हें कहीं भी कभी भी आसानी से चार्ज किया जा सके। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चार्जिंग मानक आखिर है क्या? देखिए, सरल भाषा में कहें तो ये वो नियम और वो प्लग के डिजाइन है अच्छा, जो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्जर से जोड़ते हैं। जैसे फोन के लिए USB-C या पहले लाइटनिंग था। हाँ, वैसे ही ईवीज को भी एक जैसे कनेक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है ताकि चार्जिंग ठीक से हो। समझ गई। और अंतर संचालनीयता वो इसी का अगला कदम है। इसका मतलब है कि अलग अलग कंपनियों की बनाई गाड़ियां, चार्जिंग स्टेशन, यहाँ तक कि उनके मोबाइल ऐप्स भी। अच्छा। हाँ, वो सब एक दूसरे के साथ आराम से काम कर सकें। सोचिए, किसी भी चार्जिंग स्टेशन पर जाएं, प्लग लगाएं और बस चार्जिंग शुरू, बिना किसी झंझट के। हाँ, बिना किसी खास अडाप्टर या 10 अलग अलग अकाउंट्स के झंझट के। यही है असली लक्ष्य। और जैसा कि हमारे स्रोतों में भी लिखा है, बाजार में भी कई तरह के कनेक्टर मौजूद हैं ना। ये मामला थोड़ा पेचीदा लगता है सुनने में। हाँ, फिलहाल तो हैं। कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं मैदान में। एक तो है CCS मतलब कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम। CCS, हाँ सुना है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका में काफी तेजी से रन हो रहा है। AC और DC दोनों चार्जिंग एक ही पोर्ट से। अच्छा, एक ही में दोनों। जी। फिर है CHDMO जो कुछ पुरानी जापानी गाड़ियों में था, जैसे निसान लीफ, पर अब वो कम हो रहा है। टेस्ला का अपना एक खास कनेक्टर है। हालांकि वो अब कुछ देशों में एडाप्टर के जरिए दूसरों को भी अपने सुपरचार्जर नेटवर्क से जोड़ने दे रहे हैं। हाँ, ये खबर आई थी। फिर घर पर या पब्लिक में धीमी AC चार्जिंग के लिए टाइप 2 कनेक्टर है यूरोप और बाकी दुनिया में, और टाइप 1 है उत्तरी अमेरिका में। टाइप 1, टाइप 2, ओके। और हाँ, एक GBT मानक भी है। ये खास तौर पर चीन के लिए है, उनके अपने विशाल EV बाजार के लिए। बाप रे, इतनी सारी किस्में। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन मानकों का होना और इनका आपस में काम करना मतलब इंटरऑपरेशनैलिटी, ये इतना जरूरी क्यों है? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इसके कई फायदे हैं जो स्रोतों में साफ नजर आते हैं। सबसे पहला तो यही कि ये चार्जिंग को सबके लिए बेहद सरल बना देता है। हाँ, वो तो है। मतलब अनुमान लगाने लायक कि हाँ, ये चार्जर काम करेगा। बार बार अलग केबल या अडेप्टर ढूंढने की उलझन खत्म। सही बात है। दूसरा, इससे चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता है। वो ऐसे चार्जर बना सकते हैं जो ज्यादातर EVs पर चलें। अच्छा, तो उनकी लागत कम होती होगी। हाँ, लागत कम होती है और वो ज्यादा जगहों पर चार्जर लगा पाते हैं। एक तरह से ये पूरी प्रक्रिया को आसान बनाता है और ड्राइवरों का भरोसा बढ़ता है कि उन्हें रास्ते में चार्जिंग मिल जाएगी। और इससे सिर्फ सुविधा ही नहीं बढ़ती, बल्कि जैसा हमारे नोट्स में भी इशारा है, पर्यावरण पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। निश्चित रूप से। देखिए, जब चार्जिंग आसान और भरोसेमंद होती है तो ज्यादा लोग पेट्रोल डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और जब पब्लिक चार्जर कई तरह की गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं तो चार्जिंग नेटवर्क भी तेजी से फैलता है। ये सब मिलकर हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। ये एक बड़ा सामूहिक प्रयास है असल में। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसा कि हमारे श्रोतों में भी इशारा है, इस राह में कुछ असली दिक्कतें भी हैं, है ना? सब कुछ इतना सीधा नहीं है। बिल्कुल सही कहा। कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र मिलता है। पहली और शायद सबसे बड़ी ये है कि सभी कार बनाने वालों को एक या दो कॉमन मानकों पर राजी करना। हाँ, वो तो मुश्किल होगा। हर कंपनी ने अपने सिस्टम में पैसा लगाया होता है, अपनी तकनीक को छोड़ना आसान नहीं होता। दूसरी चुनौती है मौजूदा पुराने चार्जिंग स्टेशनों को नई गाड़ियों और नई टेक्नोलॉजी के लिए अपडेट करना। उसमें तो काफी खर्च और मेहनत लगती होगी। जी हाँ। और तीसरी बात, ऐप्स और पेमेंट सिस्टम का एकीकरण। अभी अक्सर हर चार्जिंग नेटवर्क का अपना अलग ऐप होता है, अलग पेमेंट का तरीका। हाँ, वो बहुत परेशान करता है। ड्राइवरों के लिए काफी असुविधाजनक हो सकता है। एक बिल्कुल सहज प्लग इन चार्ज अनुभव जहां गाड़ी खुद ही पहचान और पेमेंट कर ले, वो अभी भी पूरी तरह हकीकत नहीं बना है। अभी मिली हाँ, कुछ दिलचस्प चीजें हो रही हैं, जैसे प्लग इन चार्ज तकनीक का विकास हो रहा है,
प्लग इन चार्ज, ये क्या है? इसमें क्या होता है कि एक मानक है ISO 15118। उसके तहत गाड़ी सीधे चार्जर से बात करके अपनी पहचान और पेमेंट खुद ही कर लेती है। ड्राइवर को कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये वाकई गेम चेंजर हो सकता है। टेस्ला का अपने सुपर चार्जर नेटवर्क को खोलना, कुछ शर्तों और अडेप्टर के साथ सही, दूसरी ईवीज के लिए, वो भी एक बड़ा कदम है, खासकर यूरोप में। और भविष्य की बात करें तो स्रोतों में वायरलेस चार्जिंग पैड्स का जिक्र है, या शायद चेहरे की पहचान या बायोमेट्रिक से चार्जिंग शुरू करने जैसी संभावनाओं का भी बात है वायरलेस चार्जिंग। हाँ, क्यों नहीं। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से हमने क्या सीखा? मतलब संक्षेप में कहें तो ये चार्जिंग मानक और अंतर संचालनीयता ये सिर्फ तकनीकी बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये पक्का करते हैं कि चार्जिंग हर किसी के लिए हर जगह सुरक्षित, तेज और आसान हो। बिल्कुल, एक सार्वभौमिक या कम से कम काफी हद तक संगत प्रणाली बनाकर हम न केवल ड्राइवरों की जिंदगी आसान बनाते हैं, बल्कि पूरे इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को ज्यादा कुशल, स्मार्ट और आखिरकार पर्यावरण के लिए ज्यादा स्वच्छ बनाते हैं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हम कभी एक ऐसी वैश्विक चार्जिंग प्रणाली देख पाएंगे जो हर देश, हर गाड़ी के लिए काम करे, जैसे आज हम ग्लोबल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? ये एक बड़ा सपना है। हाँ, है तो बड़ा सपना, लेकिन क्या पता इसे हकीकत बनाने में किसी सुनने वाले का भी योगदान हो।